your palms, touch your eyes, then open your eyes. किसने किसने एक बार रिवीजन किया था जो कल हम लोगों ने पढ़ा है? किसने किसने रिवीजन किया एक बार पूछ ले। अपर्णा मैम ने किया है, और किसने किया है? मैम परसों का किया था 7 यूनिट का। अच्छा एक बात बताओ, 1 सेकेंड के लिए हम कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास रिकॉर्डिंग आई है वो 2 बार रिपीट हुई है। दिव्या ने ये हमको मैसेज भी भेजा, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको शायद नहीं भेज पाए। रिकॉर्डिंग हो गई है, हम कॉलेज से आए तो हम भेज नहीं पाए आपको। अब जस्ट क्लास के बाद हम भेज देंगे, ठीक है। कभी ऐसा कुछ हुआ करे तो एक मैसेज कर दियो, वही वो रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी में हो या जो भी रहा हो, वो 2 बार हो गई। दिव्या का दोपहर में मैसेज हमने देखा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार देखते हैं। कल हमने मोनिका मैम ने कुछ मैटर भेजा हुआ था, लेकिन वो मैटर अभी सामने स्क्रीन पे नहीं शेयर हो रहा है। मोनिका मैम जुड़े हैं कि नहीं, एक बार देख ले जरा। जुड़े। मोनिका मैम अपना जो मैटर है आपके पास उसको आराम से पढ़कर बोलेंगे, ठीक है। जहाँ हमको उसकी नीड होगी वहाँ बस उसके एग्जाम्पल बोलते जाएंगे और सब नोट कर लेंगे। फिर अभी आपके पास स्क्रीन पर वो क्या बोलते हैं, वीडियो जब शेयर करेंगे तो उसे भी भेज देंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम लोगों ने कल कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें से एक क्वेश्चन था जो जिसमें हमारे पंच महाभूत थे, तो वो हमारा वैशेषिक दर्शन में है शायद, ठीक है। वहाँ इसमें केवल इतना मिसिंग है, बाकी सब सेम है। जो फर्स्ट में एक साथ पंच महाभूत लिख दिए गए हैं उनको आप अलग अलग करके 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे, ठीक है। बस इतना है, बाकी सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है हमारा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट था हमारा, जिसको मोनिका मैम ने थोड़ा सा देखा भी था, ये वाला था विशद और पिक्सल वाला था। तो विशद तो क्लियर हो गया था कि जब हमारा मुख सूख रहा हो, जीभ सूख रही, उससे संबंधित है। पिक्सल का मीन्स होता है थोड़ा सॉफ्ट कर देना किसी चीज़ को, जिसमें सलाइवा आ जाए, ठीक। वात प्रकृति में क्या होता है, जब वात बहुत बढ़ता है तो सलाइवा सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना रूखापन आएगा तो सलाइवा क्या होगा, ड्राइनेस नहीं होगी, तो सलाइवा इसका मतलब सही ढंग से नहीं बन रहा है। फिर खर और इस लक्षण का मीन्स भी, खर का भी है ड्राइनेस से ही, खर का संबंध है यहाँ पर, ठीक है। खर का जो अर्थ है वो भी ड्राइनेस से ही है। विशद में क्या है, 2 3 चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो रही। खर में क्या है, कई बार आप देखते हैं कि हम लोगों को जिनको वात प्रकृति है, पूरे शरीर में एक रूखापन आता है, पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में रूखापन आता है। इस लक्षण का मीन्स हो गया थोड़ा सा स्निग्ध होना, सॉफ्ट होना वहाँ पर। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड वर्ड थे, जो हमारे कहाँ पर वात प्रकृति का भोजन कफ को नहीं देना है, या कफ वाले का जो भोजन है वो पित्त को नहीं देना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों प्रकृति पे काम करती हैं। तो तीनों प्रकृति पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिंपल हम लोगों को पता है काम करती हैं, तीनों प्रकृति पर काम करती हैं? आंवला। वेरी गुड। और कई बार हमने ऐसी चीजें बोली जो तीनों प्रकृति पे काम, गाय का देसी घी। वेरी गुड। और तुलसी, ठीक। और जो हमारा वो आता है बेल, बेल आता है, बेल जो गर्मियों में आता है, वो वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के लिए है, ठीक। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक प्रकृति पे 2 पर काम करती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों पर काम करती हैं। जैसे नारियल पानी है, वो लगभग तीनों पर काम करता है। तो दी बेल जो है वो ठंडा होता है, तो वो कफ प्रकृति वाले के लिए भी अच्छा रहेगा? नहीं, वो ठंडा होता है पर उसमें फाइबर बहुत होता है, ठीक है। उसमें इतना फाइबर होता है कि अगर यदि कोई 1 वीक या 2 वीक उसका सेवन कर ले तो कितना भी आपकी बड़ी आंत में जो हमारा मल जमा हुआ है, वेस्ट मटेरियल जमा हुआ है, वो क्या होगा, सब हटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा अग्नि तत्व बढ़ेगा तो कफ क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब बड़ी आंच से गंदगी हटेगी तो अग्नि तत्व बढ़ेगा, और जैसे ही अग्नि तत्व बढ़ेगा तो जो हमारा कफ कलेक्ट हुआ है वो सब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं
जो इनको ध्यान में रखेंगे कि जो वात पित्त कफ तीनों प्रकृति को एक साथ क्योर करने के लिए काम करते हैं। फिर था रस का लक्षण क्या है। रसना का अर्थ है, वैसे तो रसना किसका नाम है, जीभ का, ठीक है, पर्यायवाची है। तो सारे रस कहाँ से लेते हैं हम लोग, जीभ से ही लेते हैं। तो रसना का अर्थ है स्वाद ग्रहण करने की शक्ति। रस के विषय जल और पृथ्वी है। रस हमारा किससे बनता है, जल और पृथ्वी से। दूसरा क्या है कि अब रस अगर हम लोग देखें कि कोई भी टेस्ट हमें कब आता है, जब हमारा सलाइवा सही ढंग से सिक्रेट होता है। जब तक सलाइवा सही ढंग से नहीं बनता है तब तक आप अच्छी से अच्छी चीज़ों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। इसीलिए जब किसी को फीवर आ जाता है तो खाने का टेस्ट क्यों नहीं आता है किसी को, क्योंकि सलाइवा प्रॉपर नहीं बन रहा होता है। और जब सलाइवा प्रॉपर बनता है तो आपको ख़राब से ख़राब चीज़ें भी खाने में अच्छी लगेंगी, और जब सलाइवा प्रॉपर नहीं बनता है तो अच्छी चीज़ें भी खाने का मन नहीं होगा। फिर देखते हैं रस के भेद, हमने देखे थे कल कुछ चीज़ें। स्वाद में स्वादु जो हो, खाने में ठीक लगती हो, फिर अम्ल खट्टा हो, लवण नमकीन हो, कटु तीखा हो, तिक्त कड़वा हो। एक तीखा होता है और एक कड़वा होता है, ठीक है। मिर्ची किस में आती है, हरी मिर्च। ये तिक्त में आती है। कितने लोगों को लग रहा है, देखो एक हम लोग का प्रोनाउंसिएशन है, जब यूपी साइड में सब देखेंगे तो क्या बोलते हैं, मिर्ची कड़वी है, ठीक। बाकी सब जगह मिर्ची कैसी बोली जाती है, तीखी है, ठीक है। मोस्टली मिर्ची के लिए क्या बोला जाता है, तीखी है। और जो हम लोगों का यूपी साइड की तरफ, वहाँ क्या बोलते हैं, कड़वी है, ठीक है। तो इसमें कड़वे और तीखे में एक थोड़ा सा अंतर है जब काली मिर्च की बात आए और हरी मिर्च की बात आए। तो हरी मिर्च कैसी होगी, हरी मिर्च का टेस्ट तीखे में जाएगा और काली मिर्च का टेस्ट किस में जाएगा, काली मिर्च का टेस्ट किस में जाएगा। सब अपने से सोच के बताओ, काली मिर्च सबके घर में आती है, काली मिर्च का टेस्ट तीक्त में आएगा कि कड़वे में आएगा, किस में जाएगा, तीक्त और कड़वा तीखे में आता है ना, तीखे में आएगा। एक काम करना, सब लोग खा के देखना, तीखे और कड़वे में कुछ अंतर होता है। तीखे में आता है, खाते तो तीखी लगती है। नहीं, तीखापन होता है जिसमें एकदम से खाओ बर्निंग वाला टेस्ट आता है, वो तीखा होगा। की आवाज आई एकदम से, मतलब मुंह जल गया इस तरह से। काली मिर्च को खाएंगे एकदम मुंह नहीं जलता उसको खाकर, ठीक है, लेकिन उसमें खराश टाइप से भी आ जाएगी काली मिर्च वाले में, ठीक। तो तीखा जो है वो मिर्ची के लिए जाता है, कड़वा उन चीज़ों के लिए, वो भी मिर्च में ही आती है, लेकिन अब वो काली मिर्च हो गई, सफ़ेद मिर्च हो गई, ठीक है, वो उस मिर्च में आ गई। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये किस मिर्च की बात हो रही है यहाँ पे। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत उसमें पूछते नहीं है, कभी कोई रेयर इतना हो, बस इसमें 6 रस हैं वो पूछते हैं और उनके एग्जाम्पल कई बार दे दिए जाते हैं। फिर कसाय में कौन सी चीज़ें आती, कसाय की चीज़ें हमने कल बोली थी, कसाय में कौन कौन सी चीज़ें आती है लगभग। जैसे मेरे को जो डिफरेंस पूछना था, मैंने आपसे कल भी पूछा था, करेला जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। फिर नीम जो होता है वो भी कड़वा होता है। नीम और करेले का तो एग्जाम्पल लिया जाए तो मुहावरा है ये। एक तो नीम ऊपर से क्या बोलते, करेला और नीम को कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा सा कुछ मुहावरा बोलते, करेला और नीम चढ़ा बोलते हैं ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये हमारे कषाय में आएंगे, करेला कसाय में आएगा और नीम भी उसी में ये डायरेक्ट कड़वे नहीं होते, एक तीखापन होता है, एक कड़वापन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं, कुछ मोनिका मैम ने एग्जाम्पल अभी मोनिका मैम देंगी, ठीक है, इन्होंने सेट करके रखा, अभी सबको लिए उपलब्ध होते हैं। ये हम लोग देखेंगे जंगम क्या है, जो हमारे जंगम पार्थिव उद्भिद, ये हमारी वनस्पतियां हैं। मधु, गोरस, पित्त, वसा, रक्त, मूत्र, वीर्य, अस्थि, केश, रोम, ये क्या है। मधु जो हो गया, मधु किससे संबंधित है हमारे यहाँ पे, मधु किससे संबंधित है हमारा, मधुर मधुर आयुर्वेदी से, वेद से। और
दीदी मधु तो शहद को भी बोलते हैं ना। शहद हो गया मधु हमारा, ठीक है। फिर गोरस किसे बोलते हैं? गाय का दूध। हाँ ठीक, गाय का दूध गोरस हो गया, ठीक। फिर पित्त क्या हो गया? कुछ चीज़ें हमारे अपने शरीर से भी जुड़ रही हैं, पित्त हो गया। पित्त की भी वसा की भी ज़रूरत है, रक्त की भी ज़रूरत है, मूत्र की भी जो हमारे शरीर में बन रहा है, वीर्य भी बन रहा है, अस्थियाँ भी बन रही, केस भी बन रहे हैं, रोम भी बन। इवन जो मधु है वो भी एक तरह का हमारे शरीर में उसकी भी उत्पत्ति हो रही है। गोरस है वो भी एक तरह से हमारे शरीर में बन रहा है कहीं जाकर, ठीक। लेकिन इसको अलग से भी ऐड करेंगे। अब देखते हैं दूसरे साइड में इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज आयुर्वेद पढ़ के। इसमें बस केवल थोड़ा थोड़ा सा देख लें पार्थिव में क्या क्या आ रहा है। सुवर्ण, पांच लौ, मणि, लवण इत्यादि, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे दवाइयों का भी निर्माण होता है, ठीक है, जो औषधियाँ बनती हैं। इसके बाद है वनस्पति, बिना पुष्प के फल प्राप्ति। ऐसी भी वनस्पतियां हैं जिनमें पुष्प क्या लिखा, बिना पुष्प के फल प्राप्ति, जिनमें फूल पुष्प को ही नहीं दिख रहा है पर सीधा सीधा फल मिल रहा है उसमें से, ठीक। फिर है वनस्पति, दूसरे क्या है, पुष्प के पश्चात फल की प्राप्ति। तो मोस्टली तो पुष्प के पश्चात ही, मतलब फूल के बाद ही फल मिलता है। फिर औषधि क्या, फल पाक के पश्चात विनाश, मतलब पहले फल पक गया है उसके बाद वो अब विनाश मतलब बेकार हो गया है। तो ऐसे भी बहुत सारी हैं कि केवल जिनके बीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिनके बीज का उपयोग किया जाता है। ये आपका लर्निंग वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। जब लर्निंग वाला इनके थोड़े से आप एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि ये चीजें क्या होता है हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि बिना फूल के फल, तो जैसे अमर फल, बेलपत्र जिसको बोलते हैं, उसमें फूल नहीं लगते उन्हें, ऐसे। हाँ वो फूल नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें कहते पत्तियां हैं और सीधा सीधा बस वो आ गया। फल है, अब और भी ठीक। ऐसे हैं कुछ चीज़ों को शायद वो जो आता है धतूरा आता है, ठीक है। धतूरे का उपयोग कैसे किया जाता है, जलाने के बाद किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बीज ओके। काम आते हैं। और जो आपने लास्ट वाला बोला कि जिसमें पक गया फल और फिर उसका विनाश हुआ, तो वो मतलब क्या विनाश चीज का होगी, मतलब वैसे ही एग्जाम्पल? नहीं हुआ, विनाश का मतलब वैसे नहीं हुआ, उसका औषधियों में तो उपयोग ही हुआ, औषधियों में तो उपयोग ही होगा। उसका एग्जाम्पल क्या होगा उसका जैसे? धतूरा ही एग्जाम्पल है, अभी हमने बोला। धतूरा क्या, जलाने के बाद उसका जो है जितनी दवाइयों में पड़ता है तो जलाने के बाद पड़ता है। और भी होंगे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अभी हमको उन सब के एग्जाम्पल बहुत याद नहीं, पर धतूरे का पता है। कोकोनट, कोकोनट बोल सकते हैं, नारियल, उसका अंदर का हिस्सा काम आता है, अपर लेयर नहीं आती है। और जामुन है, जामुन का भी मैंने फूल नहीं देखा, सीधे वो जामुन उगाते हैं पेड़ नहीं, में। जामुन के फूल आते हैं, जामुन में आते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वृक्ष लगा हुआ इसलिए देखे। जामुनी रंग के तो फूल आते हैं जामुन में। नहीं, पूरे जामुनी नहीं होते, थोड़ा सा लाइट कलर होता है, लेकिन आते हैं, उसके फूल आते हैं, ठीक। ये जैसे बोला वो रचना जी ने नारियल वाला, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें। और नारियल का क्या है कि नारियल की सारी चीज़ें यूज़ भी होती हैं। आपको पता है जो नारियल की लेयर है वो झाड़ू के भी काम में आती है, और जो हमारी दवाइयाँ आयुर्वेद में बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और जितने हमारे पेस्ट सूखे वाले बनते, मंजन बनते हैं, उनमें यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आते हैं हम, अगर यूज़ का होगा तो देखेंगे इसको। ये देखते हैं, ये पार्ट हमारे काम का है सभी कुछ, लेकिन जो अभी आपके लिए है यूज़फुल उसको देखते हैं। उत्तम चिकित्सक के गुण क्या हैं? जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करता हो, देश और काल के अनुसार औषधियों का संयोग जानता हो, औषध प्रयोग में दक्ष और योग्य हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब जगह काम आएगा, ठीक है। ये कोई भी चिकित्सा करेंगे आप, चाहे योग में करें, आयुर्वेद में करें, नेचुरोपैथी, कुछ भी करें, तीनों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, तीनों। कि जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करता हो। अब ये नहीं कि एक को देखा दूसरे को भी सबको वैसे ही देख लिया। फिर देश और काल, कोई भी औषधि कल हमने बताया था क्या देख कर दी जाती है, प्रकृति के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति क्या है, व्यक्ति का रोग क्या है, और मौसम क्या है, कैसा है, ठीक है। तो और उसी में देश का मीन्स हो गया, मान लो अभी हम लोग जो यूपी साइड में हैं, और उसी की जगह हम लोग देखें कि जो लोग रेगुलर मोड में हिमाचल के साइड में, तो हमारे और उनकी प्रकृति में क्या अंतर है? एक मोस्टली ठंडी प्रकृति है, और एक में तीनों जलवायु ऐड हो रही है हमारी, ठीक है। कुछ और जगह ऐसी जहाँ लगातार गर्मी है, साउथ के साइड चले जाओ,
तो वहाँ गर्मी का मौसम है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों को दवाएं दी जाएंगी आयुर्वेद में, तो इसको भी ध्यान में रख कर दी जाएंगी। अब आते हैं, अब मोनिका मैम बोलेंगे एग्जाम्पल। मोनिका मैम, रचना जी, और सब अपना अपना पेन पेपर उठाइए। मधुर कषाय क्या आएगा मधुर कषाय में? मधुर कषाय का मीन्स थोड़ा सा कुछ आइडिया लग गया? बेल इसमें आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद अम्ल कषाय में सबसे अच्छा आंवला, अम्ल कषाय, ठीक। फिर कटु कषाय में कटु कषाय में क्या हो सकता है? मैम मधुर कषाय में क्या आएगा, प्लीज रिपीट करेंगे? मधुर में हमने बोला था बेल। मीठा भी होता है और थोड़ा सा उसका जो टेस्ट होता है कसेला वाला टेस्ट होता है उसका। फिर कटु कषाय में क्या है? अब जल्दी जल्दी बोलेंगे सब लोग। कटु कषाय में क्या आ सकता है? करेला। और कटु कषाय में क्या आ सकता है? नीम। मैम जो मिर्च की बात हो रही थी अभी, वो इसी में इंक्लूड करेंगे? हरी मिर्च नहीं, कटु में नहीं, एक मिनट ऊपर देखें। हाँ, अगर करना चाहें तो जो हमारी काली मिर्च वगैरह है उनको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तिक्त में तो हरी वाली चलेगी मिर्च, हरी चीज़ें हो गई, और भी चीज़ें हैं तिक्त में, केवल मिर्च ही नहीं है, ठीक है। कटु में हमारा जो काली मिर्च हो गई, और पिपरमेंट कभी नाम सुना होगा, ठीक है, वो सब ऊपर आ गए, ऊपर वाले में। इसके बाद आते हैं कसाय। कसाय केवल कसाय, कसीली चीज़ें कौन सी थी जिनका टेस्ट बिल्कुल से रखो ऐसा था, बस कसैलापन ही है उसमें? दाना मेथी। वेरी गुड। और किसी ने हर बहड़ा कभी टेस्ट किया है? वो सब इसी तरह। मैम कहने वाली क्या चीज़ दिव्या? दिव्या, मेरे पास आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं, बोलेंगे मोनिका मैम। मैम इसमें त्रिफला आ सकते हैं, त्रिफला का जो त्रिफला में आते हैं, क्योंकि आंवला अलग बोल दिया, तो हर बहड़ा जो है वो अलग अलग। त्रिफला में 3 चीज़ें होती हैं, हर, छोटी हरड़ या बड़ी हरड़ हुई, बहड़ा और आंवला, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। तो त्रिफला को पूरा कह दें, और या फिर हरड़ जो है और बहड़ा है, उन सबका टेस्ट पूरा कसाय वाला है, ठीक है। बोलेंगे रचना जी? और दिव्या जी ने शायद अदरक बोला था, तो अदरक कषाय में ही आएगी? अदरक कसाय में नहीं आएगी, अदरक इस वाले में जाएगी जो तिक्त कसाय है, उधर जाएगी। और मैम जो नींबू डाल के और हम वो बना लेते हैं वैसी टेस्टी वाली, वो इसमें आ सकती है? हाँ, वो कर सकते हैं, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इसमें, ठीक। बोलेंगे हिमांशु? मैम ये तिक्त कषाय में पिपरमेंट, काली मिर्च, ये तिक्त कषाय में आएगा? तिक्त वाले में बोला। ओके, 1 मिनट, तिक्त कसाय में वो नहीं बोला है। वो कटु में आएगा। हाँ, कटु कसाय में करेंगे, तिक्त में बस मिर्ची को रखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तिक्त में क्या आएगा? हरी मिर्च ना, तिक्त, हाँ, तिक्त में हरी मिर्च ये सब आएंगे, कटु वाले में वो आएंगे जो काली मिर्च, पिपरमेंट, ये सब वाले, ठीक है। फिर भी अगर अपनी समझ से हमने सही सही बताया, फिर भी कहीं कुछ गलती हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थनी, क्योंकि पहले से हम बता दें, इसके एक्सपर्ट नहीं हम, ठीक। लेकिन हमने लगभग सही बताया है, ठीक है। पर ऐसी कोई चीज़ हो जाए ना, तो पहले से बी अलर्ट रहो कि अगर वैसे हमने लगभग सही बताया, ठीक है। वैसे गलत चीज़ होती है तो डाउटफुल होता है तो पहले बोल देते हैं। बोलेंगे मन का मैम जो गिलोय होता है वो भी तिक्त में आ जाएगा? गिलोय का जो नीम पे चढ़ी हुई गिलोय वगैरह जो होती है, हाँ, वो जा सकती है, वो आ सकती है गिलोय इस पे। 1 मिनट, उसका टेस्ट याद कर ले जरा। जाएगी, ठीक, वो जाएगी इस पे। और कसाई में और भी कुछ चीज़ें याद हैं, वो शायद सुना होगा, एक सूरन होता है जो थोड़ा सा बिहार या गोरखपुर साइड की एक सब्जी है, जो बड़े बड़े से आते हैं, आलू टाइप के दिखते हैं, खुरदरे होते हैं, उनका टेस्ट कसाई में जाता है, इसलिए उनको कई बार वैसा मिलता जुलता राजस्थान में रतालू कहलाता है शायद। रतालू राइट, तो वैसा सूरन मिलता है इधर। हाँ, तो वो मैम कमल पकड़ी भी हो सकती है इसमें? हाँ, वो भी हो गया,
ठीक, वो भी इसी में है। तो ये सब इसीलिए इन सबको कैसे बनाया जाता है, बॉयल भी किया जा रहा है, उसका पानी भी हटाया जा रहा है, फिर उसको फ्राई। जब किन्हीं सब्जियों को कई बार प्रोसेसिंग की जाए तो समझ लेना वो कसाई वाली सब्जियां हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कसाई कल्पना। अब इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए सब, ठीक, इसका एक बार ले लीजिए बस। इसमें से 2-3 चीज़ें यूज़फुल है, बाकी सब नहीं है। इसमें क्या स्वरस, आपने हम सब लोगों ने देखा होगा जब भी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती है लिक्विड फॉर्म में होती है तो उस पर लिखा होता है स्वरस, आंवला, स्वरस गिलोय। ठीक, स्वरस का मीन्स क्या हो गया, जो जूस के फॉर्म में मिलती है हमको, वो हो गई स्वरस। और उसमें कई दवाओं का मिश्रण भी होता है एक साथ, औषधियों का। इसके बाद है कल्क। कल्क क्या है, चूर्ण है, जो हमारे सूखे चूर्ण, आंवला पाउडर हो गया या मिक्स करके कई सारे चूर्ण होते हैं, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया। फिर है श्रित, उसका अर्थ है काढ़ा, बने हुए काढ़ा आते हैं, जैसे 10 मूलारिष्ट का काढ़ा, ठीक, सुना होगा सबने, इस तरह के काढ़े बने हुए आते हैं। फिर एक आता है फॉन्ट, जिसे बोलते हैं हॉट इन्फ्यूज़न और कोल्ड इन्फ्यूज़न। ये कैसी हैं, ये इस तरह के हमारे चीज़ें हैं आयुर्वेद में, औषधियाँ हैं ये, जिनको सीवियर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तब वहाँ पर ये इन्फ्यूज़न्स दिए जाते हैं। तो इसमें से केवल आपको ध्यान क्या रखना है, 2 चीज़ों का बड़ा माइंडफुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे वहाँ पे, एक कल्क का और एक काढ़ा जो श्रित लिखा है। स्वरस आपका बिल्कुल एक जाना माना नाम है, कल्क का और श्रित का देख लें, कल्क चूर्ण है, श्रित काढ़ा है, बस। बाकी ये आयुर्वेद वाले जो जिनका पेपर है उनके लिए। दीदी कल्प है या कल्क है? कल्प, कल्प, कल्प नहीं, कल्प तो कल्प अलग चीज। कल्प तो वो होते हैं जो हम लोग ने कल बात कर रहे थे, कल्प कोई भी उपवास किया उसमें एक ही चीज से हमने चिकित्सा की, ठीक है, एक ही चीज का मतलब फल से, या हमने दूध से, या हमने कोई शहद नींबू पानी से ऐसे किया, वो कल्प में आएंगे। और कितने दिन का हमने कल्प किया है। फिर है आहार की मात्रा। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा से होती है। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा से होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी एक लाइन में बता दो सरल शब्दों में अपने। आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा से होती है। मैम जिसकी जठराग्नि जितना काम करेगी वो उतना ही आहार लेगा। वेरी गुड। जिसकी जठराग्नि जितना काम करेगी या जैसा काम करेगी उसी के अनुसार उसकी डाइट डिपेंडेंट होगी उसके लिए, कि वो कितनी डाइट लेगा, कितनी डाइट पर वो निर्भर कर रहा है। वो किस पर निर्भर कर रहा है, जैसी उसकी जठराग्नि है वैसी उसकी डाइट होगी। फिर है आहार ऐसा होना चाहिए कि वे प्रकृति का उपघात ना करे। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध ना हो, प्रकृति के विरुद्ध ना हो। जैसे अभी ठंड का मौसम है, अब हम लोगों को तरबूज, वाटरमेलन ये सब मिल रहा है, तो क्या हम लोग समझ रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा कुछ ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत एडवांस उसमें चले गए हैं कि हम किसी भी मौसम में कुछ खाएं, लेकिन उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलता। नुकसान भले ही ना हो पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा तभी मिलेगा जब पानी वाले फलों की आवश्यकता है तो गर्मी का मौसम हो, जब सॉलिड चीज़ों की आवश्यकता है तो ठंड का हो, और जब बारिश का मौसम है तो जिसमें ना सॉलिडिटी बहुत अधिक हो ना लिक्विड, दोनों चीज़ों के बीच में जो चीज़ें होंगी वो सब बारिश के मौसम में फ्रूटफुल है। आहार को यथा समय पच जाने वाला होना चाहिए, ठीक, यथा समय पच जाने वाला होना चाहिए। आहार का प्रतिदिन प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब भोजन हमें डेली लेना है और ऐसा भोजन हो जो सही समय पर पच जाए। आहार के संबंध में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आहार को सही ढंग से चबाकर खाया जाए, फिर उसे ठीक ढंग से पचाया जाए, और थर्ड है सही समय पर शरीर से निष्कासित कर दिया जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आहार के जो उदाहरण हैं, एक सृष्टि चावल है, एक शाली चावल है। इसमें से एक चावल है जो व्रत में यूज़ किया जाता है, और एक चावल जो शाली चावल है ये थोड़ा सा रेड वाले चावल है, ठीक है, जो पचने में बहुत हल्के होते हैं। फिर है मूंग, पचने में बहुत हल्की होती है, और सभी को पता है, इवन एलोपैथी भी एक्सेप्ट करती है कि यदि किसी को तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो कौन सी दाल देने को प्रेफर किया जाता है, मूंग की, और वो भी कौन सी, जो छिलके वाली है, साबुत।
सेंधा नमक साबुत का मतलब छिलका जिसमें है, बाकी वो पूरा साबुत हो तो भी चल जाएगा, और बीच से अगर उसके 2 टुकड़े हैं तो भी चल जाएगा। फिर सेंधा नमक पचने में हल्का है। आंवला, आंवला कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने जीवन में ले तो उसके जीवन में कई सिद्धियां आ जाती हैं। ये आपको आंवले के विषय में बता रहे हैं। ऐसे त्रिफला के संबंध में है। ये सब ऐसी औषधियां हैं कि जिनको यदि हम एक सही समय पर सही मात्रा में लें तो हमारे जीवन में कई तरह की सिद्धियां आती हैं जो हमारे जीवन को प्रोटेक्शन देती हैं या समृद्धि देती हैं। इसके बाद है जौ। सभी को पता है जौ हमारे पाचन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सबसे मिरेकुलस एक मेडिसिन है, औषधि है। केवल आप जौ का पानी डेली अगर पीना शुरू कर दें तो किडनी के स्टोन तो कभी बनेंगे नहीं, बन गए हैं तो विद इन 3 मंथ्स में मेल्ट होकर निकल जाएंगे। किसी भी तरह की बड़ी आंत की समस्या हो सीवियर, बस इसको लेने से सुबह बस खाली पेट, रात में थोड़े से हमने जौ 1 चम्मच पानी के गिलास में डाल दिया और बस सुबह उस पानी को छान कर ले लिया। लीवर तो स्ट्रांग होगा, जो हमारा क्या बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपर ना बन रहा हो या फिर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता, उस सब के लिए काम करता है जौ का पानी। अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल तब अच्छा है जब बहुत अच्छी बारिश हो रही हो, फिर हमने बीच में पानी को जल को ले लिया हो और सही जगह उसको का एब्जॉर्प्शन किया हो, मतलब उसे ठीक बर्तन में रखा हो, तब अंतरिक्ष का जल अच्छा है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद है दूध। सीमा में 1 मिनट, ठीक है। फिर है दूध। दूध, ये कौन से दूध की बात हो रही है? देशी गाय, ठीक। और देशी गाय को भी उस दूध की बात हो रही है जिस दूध को जो गाय के बच्चे हैं वो पूरी तरीके से तृप्त हो जाए, उसके बाद जो उनका दूध बच रहा है उस दूध की बात हो रही है, ठीक। यदि गाय माता का जो बच्चा है वो उसको प्रॉपर दूध नहीं मिला है, वो दूध यदि हम ले भी रहे हैं तो आयुर्वेद पूरी तरीके से खंडन करता है कि वो दूध हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को नेचर के साथ ही नहीं लगेगा। इसके बाद है घी। ये घी कौन सा है? फिर वही आ गया हमारा जो देशी गाय का घी है, उसकी बात हो रही है। और देशी गाय के भी घी में जो यहाँ पर जब आयुर्वेद की दृष्टि से हम लोग घी पढ़ते हैं तो ये घी एक होता है बिलोने वाला घी होता है, ठीक। एक मिक्सी से निकालते हैं या ऐसे मशीनों से निकालते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। जो दूध को पहले दही जमाया जाता है, फिर दही से मक्खन निकाला जाता है, ठीक। पहले लगभग सभी को पता है ये वाली बात कि हम लोगों के घरों में मम्मी लोग तो अगर आज भी किसी के यहाँ तो निकालेंगे वो इसी फॉर्मेट से निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आदान काल उत्तरायण और विसर्ग काल दक्षिणायन। तो पहले तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें कम से कम आपके 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट सब लीजिए, ठीक। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका पार्ट आ रहा है और सारे स्क्रीनशॉट को एक जगह की नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारी ऋतुएं कितनी हैं? 6। कितनी है? 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? सामने लिखा शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। ये किस में आ रही है हमारे? देख लीजिए, आदान काल, ये क्वेश्चन आता है, आदान काल में उत्तरायण है और विसर्ग काल में दक्षिणायन है। तो आदान काल कहाँ है? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और जो हमारा विसर्ग काल है उसमें क्या है? वर्षा, शरद और हेमंत, वो हमारे विसर्ग में जा रही है। अब हम लोग एक वो देखें कि जब आदान काल हमारा उत्तरायण है तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म है, तो शिशिर कब से शुरू होता है इसका मंथ? अगर हम लोग देखें जनवरी फरवरी, यहाँ देखें तो शिशिर कब से शुरू हो रहा है? और सभी ऋतुएं कितने? 2-2 महीने की हैं, ये भी क्लियर हो रहा है। 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं हमारे, तो 12 महीने और 6 ऋतुएं तो 2-2 महीने में सब डिवाइड हो गई। तो हमारा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म का टाइम कौन सा हो रहा है? मैम शीत के तुरंत बाद शिशिर शुरू हो जाएगी। तो ये कब से आएगा? लगभग हम उसका टाइम क्या समझे? फरवरी में लगभग वसंत पंचमी आ जाती है, तो उससे पहले हम जनवरी मान सकते हैं। ठीक है, फिर जरा अपना अपना पेन उठाइए, सब पेन उठाइए, एक आइडिया लेकर इसको नोट करिए कि ये कौन से महीने में। अगर ग्रीष्म का महीना हम देखें तो हमारी गर्मी वाली ऋतु कितने दिन की है, बस वहीं से पीछे ऐड कर लीजिए।
ग्रीष्म में मई और जून आ जाएगा ना। मई जून आ गया, वेरी गुड। सब ध्यान से अपना लिखेंगे। फिर दी वर्षा हो जाएगी जुलाई अगस्त। फिर शरद ऋतु। फिर शरद हो जाएगी हमारी सितंबर अक्टूबर। फिर हेमंत हो जाएगी हमारी नवंबर दिसंबर। ठीक है। और शिशिर को हम सर्दी बोल रहे हैं ना। हाँ शरद। तो ये हो गई हमारी जनवरी और फरवरी। ठीक है। फिर बसंत कहाँ जा रहा है? मैम फरवरी में बसंत आ जाता है, तो इस हिसाब से इससे पहले शीत रहती है। बसंत से पहले शीत ऋतु चरम पे होती है, फिर बसंत आता है। तो अगर हम लोग 2-2 महीने में देखें तो कैसे लेंगे? जिसको समझ में आया वो बोलिए। मैम हिंदी में मिड ऑफ मंथ से ले लेते हैं ना, 15 तारीख से अगर मान लेते हैं तो इसको ऐसे समझ लें कि जो हमारी ये ऋतुएं हैं ये क्या करते हैं, इनका एक अलग सर्कल चलता है। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें एक हम आइडिया जो ले रहे हैं, अभी अपर्णा मैम ने जैसे बोला वो आइडिया सा ही है लगभग। लेकिन जब वसंत का कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई बार वसंत कब आती है, मार्च की तरफ बिल्कुल, या फरवरी के एंड में आती है, और कई बार जनवरी के मिड में ही आ जाती है। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने माइंड किया कि दीपावली कब आई, 20 अक्टूबर। ठीक है, अब देखेंगे जो नेक्स्ट आएगा, आप किस में जाएंगे, नवंबर की तरफ चले जाएंगे, और नवंबर में भी लेट नवंबर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हर 3 साल के बाद क्या होता है, सॉरी हर 2 साल के बाद क्या आता है, तीसरा जो साल होता है थर्ड ईयर में एक अधिक मास पड़ता है। तो हमारी सारी ऋतुओं का जो चक्र है वो उन्हीं के अनुसार घटता और बढ़ता है। तो हर बार कम से कम 40 डेज का एक अंतर आ जाता है 2 साल के बाद। ठीक है, पूरे सर्कल में। तो हम लोग जो हिंदी वाला देखेंगे तब तो हम लोग सीधा जन फेब ऐसे करके लेंगे, लेकिन जब इसमें लेंगे तो वही अपर्णा मैम ने जैसे भी बोला कि वो मिड से भी उठा लेते हैं, कई बार मिड से थोड़ा पहले भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसको सर्किल को लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी एक एवरेज लेकर चले तो कैसे चल रहा है, शिशिर का जो टाइम है वो हमारा जा रहा है 15 दिसंबर से किधर जाएगा, 15 फरवरी तक जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से हमारा फरवरी से मार्च और अप्रैल की तरफ जो नवरात्रि आने वाली है उधर तक का वसंत पंचमी का टाइम जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप 15 जो मिड से उठाएंगे टाइम को 15 दिसंबर से, तो वहाँ से आप पूरा कनेक्ट करके हेमंत तक लेकर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि शिशिर में क्या किन चीज़ों की प्रधानता है, क्या हमें चाहिए, अग्निगुण प्रधान। शिशिर में अग्निगुण की जरूरत क्यों है, शिशिर में अग्नि गुण की जरूरत क्यों है, बोलेंगे मैम? रागनी हो जाती है। वेरी गुड, क्योंकि जितनी ठंड होगी उतनी ही हमें गर्म चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है वसंत में वायु रुक्ष, वसंत में रुक्ष चीज़ों की आवश्यकता क्यों है, बोलेंगे मोनिका मैम? मैम इसमें कफ जो है, कफ का बहुत संचय हो जाता है, कफ प्रकोपित हो जाता है। वेरी गुड, इसलिए हमें कैसी चीज़ें चाहिए, वृक्ष वाली चीज़ें चाहिए। कफ क्या है, वृक्ष होता है, जिससे हमारे अंदर से जो कफ जमा हुआ है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। फिर तिक्त, जो ग्रीष्म ऋतु है वहाँ तिक्त भी है, कसाय भी है, कटु रस की वृद्धि हो रही है, और शरीर में दुर्बलता भी आ रही है। इसका मीन्स क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? सब बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में बैठेंगे। अंजू, आपका आंसर मेरे पास आता नहीं है, बस ऐसा लगता है कोई व्यक्ति पूरा प्रयास कर रहा है, नहीं आया अंजू आंसर। ग्रीष्म में क्या है, तिक्त, कसाय में भी हम लोगों ने बेल की बात की थी। ठीक है, ग्रीष्म में ही आता है हमारा। फिर कटु रस भी आ रहे हैं वहाँ पर, कि वृद्धि हो रही है, शरीर में दुर्बलता आ रही है। सबसे अधिक वीकनेस थोड़ी सी कहाँ शुरू हो जाती है, गर्मी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर की मात्रा ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि शरीर में क्या होगा, पानी की कमी होना शुरू होती है। तो उस पानी की कमी को अगर हमने बहुत अच्छा रखा है, लेकिन फिर भी ठंड की अपेक्षा गर्मी का जो मौसम है उसमें हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं।
इसके बाद देखते हैं वर्षा ऋतु में। यहाँ के सोम गुण प्रधान है। सोम गुण प्रधान का मतलब क्या हुआ? बोलेंगे मोनिका मैम? मैम इसमें वात जो है ना बढ़ जाएगा, तो इसमें सोम का इसलिए कहा गया कि शीतलता ज्यादा हो जाएगी बॉडी में। हाँ, तो सोम गुण प्रधान है और इसीलिए वहाँ पर जो वर्षा ऋतु का समय है, सबसे अधिक वात प्रकृति वाले जो लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, चलने बैठने में। तो सोम गुण प्रधान है यहाँ पर। फिर वायु अरुक्ष है। यहाँ वायु रुक्ष थी, अब वायु अरुक्ष हो गई है। मतलब क्या हो रही है? वातावरण में क्या है, एक सांद्रता बनी हुई है, मॉइस्चराइज वाला मौसम हो गया है। तो वो ठीक नहीं है, मतलब ठीक है कि नहीं है वो तो अलग मैटर है, लेकिन वो विशेषता है दक्षिणायन वर्षा ऋतु के समय, शरद ऋतु में। और शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? रोगों की माता कहा जाता है। शरद ऋतु में पूरे वर्ष के सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं। वायु अरुक्ष का मीन्स क्या हो गया कि वायु जो है इस समय, अरुक्ष का मतलब थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो रहा है, तो अब बहुत रूखापन नहीं है। फिर हेमंत ऋतु में क्या है? अम्ल, लवण, मधुर रस की वृद्धि और बल की वृद्धि हो रही है। तो सबसे अधिक जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य होता है वो लगभग दिसंबर से जनवरी की तरफ हो रहा होता है। और दिसंबर का अगर मौसम किसी ने सब सही ढंग से इसका सदुपयोग किया, इस मौसम को अपनी प्रकृति से जोड़कर देखा, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सभी का लगभग जो हमारा दिसंबर जनवरी वाला जो महीना है, यहाँ हम सबसे अच्छा फील करते हैं। तो ये क्या, अम्ल की भी प्रधानता है यहाँ पर, लवण की भी है, मधुर रस भी है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे जो भी कुछ खाते पीते हैं और हर चीज़ अच्छी लगती है। खट्टी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, नमकीन भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है। जितने भी खाने में सारे रस हैं उनका स्वाद इस ऋतु में सबसे अधिक आता है। ठीक, बोलेंगे पढ़ना? जैसे सर्दियां आती हैं तो सब सारे लोगों को कफ कोल्ड हो रखा होता है। सर्दियाँ आती हैं तब नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, बस शरद सर्दी ऋतु के की तरह। समय में होता है। अब ध्यान से इसको यही कंफर्म कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए। जब शरद ऋतु आती है तो सबसे अधिक रोग उभरते हैं। रोगों में क्या उभरते हैं? सबसे अधिक फीवर पूरे साल में कब आता है? शरद ऋतु के समय। ठीक है, शायद ही कोई व्यक्ति बचे जिसको फीवर ना आए, और आना भी चाहिए, ये बता दें आपको, क्योंकि फीवर 6 महीने में जिसको नहीं आता है, या तो वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है या फिर उसको जीवन में गंभीर बीमारी होगी। ठीक है, इसलिए कफ, कोल्ड, फीवर, लूज मोशन, ईचिंग, ये जो हमारे थोड़ी टाइम को रहने वाले जो रोग हैं, एक्यूट डिजीजेज हैं, इनका होना आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ये हमने अभी बात कर रहे थे कि ये हो गया पित्त। सबसे अधिक पित्त दोष कब उभरते हैं? शरद ऋतु में। और कफ दोष कब उभरते हैं? जो वसंत ऋतु है वहाँ पर सबसे अधिक। ठीक, और वात रोग कब उभरते हैं? वर्षा ऋतु में। तो कफ दोष वहाँ जाएंगे। तो अभी क्या होता है, जब शुरू होता है मौसम तो सर्दी खांसी जुकाम होता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। फिर जब पूरा हम लोग सारी चीज़ें लेते रहेंगे, भोजन जो भी ले रहे हैं, लेने के बाद ये जैसे ही वसंत की तरफ मौसम फरवरी की तरफ जाएगा, धीरे धीरे सबको कफ की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हम लोगों ने अच्छा भोजन किया है उस समय तो सब डाइजेस्ट हो रहा था, ठीक था, लेकिन यदि उसमें हमने प्रॉपर प्राणायाम व्यायाम किया है तो कफ दोष नहीं होंगे। और प्राणायाम व्यायाम ये सब नहीं किया है, आसन नहीं किए हैं, तब इनकी संभावना होती है। ये सब कुछ ना कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं देखती हूँ अब जैसे ठंड बढ़नी शुरू होगी तो सब लोगों खांसना शुरू कर देंगे, सबका कफ निकल रहा होगा। प्लस में पेन्स तब बढ़ते हैं क्योंकि क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और मूवमेंट भी ठंड की वजह से कम हो जाता है, अगर मैं बड़े लोगों की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जब सर्दियां आनी, अब जैसे अभी नवंबर दिसंबर ठंड बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, तो सब लोगों को कफ हो रहा होगा और सबको दर्द हो रहे होंगे फिजियोथेरेपी के बाद, क्योंकि क्या होता है दिक्कत होती है, ठंड होती है तो जाके आपको थेरेपी कराने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ठंड है, तो वो हीटर का अरेंजमेंट करके रखेंगे। मतलब एक्चुअली में अब ये मैं आयुर्वेद के हिसाब से समझ रही हूँ तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जब मैं रियल टाइम में देखती हूँ वहां पर ये सारी चीजें बदल जाती हैं। इसलिए बदल रही है। ज्यादातर लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती है।
इनडाइजेशन होता है। और तब वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा पकौड़े खाए जाते नहीं, हैं। देखो क्या होता है, एक तरीका है कि हम चीज़ों को अपने अनुसार देखते हैं, ठीक है। एक रियल में एक प्रकृति बनी हुई है। अब हम खुद प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं करते हैं, प्रकृति के अनुसार व्यायाम नहीं करते। ठंड में व्यायाम करने की बात की जा रही कि सही से बॉडी से स्वेटिंग होनी चाहिए, तो हम पूरा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मतलब डाइट अच्छी ले रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन वो उसका डाइजेशन कितना अच्छा है ये पता ही नहीं कर रहे हैं। तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं जाकर चीज़ें, ठीक। फिर मौसम है ठंड का, जैसे ही हमारी शरद ऋतु आती है, हमें क्या कहा जा रहा है, कान को ढक कर रखें, ठीक। पैरों में अगर सॉक्स पहने वो पहन लें। तो हम लोग तब तक नहीं पहनते जब तक एक बार सर्दी खांसी जुकाम सब हो ना जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो आयुर्वेद तो जिस दिन से शरद ऋतु शुरू हो रही है उसी दिन से खाने को बदलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी दिन से खाने की बात चेंज हो रही है कि अब हमें गर्म चीज़ें लेनी है, और गर्म चीज़ों में भी तिल हो गया, अलसी हो गया, बस ऐसी चीज़ें लेकर आनी है। खाने में आंवला डेली लेना है। कोई भी व्यक्ति पूरे साल 2 आंवले खाता रहे, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग खाते ही नहीं, बस फिर हम चेंज कर लेते हैं चीज़ों को। अब ठंडी है तो हमें इतना ही नहीं पता आज तक चला कि ठंडी में नींबू और जो आंवला है ये फ़ायदा करता है, कभी नुकसान नहीं करता है, ठीक। बोलेंगे रचना जी, पहले रचना जी की बात सुनिए। मैम, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा साइकिल बिगड़ गया। मुझे याद है जब हम छोटे थे, नवरात्रि में अच्छी सी ठंड होती थी। हाँ, कार्तिक मास में पुष्कर मेला जब होता था वो चरम सर्दी होती थी। सही और बात। जो राजस्थान में भजन बने हुए हैं वो पूरे चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ जो उन महीनों के अकॉर्डिंग है, तो ये वहां फिट हो रहा है। हम जनवरी फरवरी से मिलाएंगे तो कुछ भी फिट नहीं होगा, ये सही बात है। उसमें ही जाना पड़ेगा हमें। और एक चीज़ इस बार देखी होगी शायद अपने जीवन में, हमने तो सच में फील किया, लगभग बहुत सारे, कि नवरात्रि में ऐसी गर्मी पड़ी थी कि एक बार धोखा हो गया कि वो गर्मी नवरात्रि की है कि जून वाली गर्मी है। ये तो मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग का है, या जिसे कहेंगे कि कलयुग आ रहा है, उसका एक सिम्टम था। ठीक है। तो ये सच बात है कि ये चीज़ें क्या है कि जब हम पूरी प्रकृति को, अब वो सब में क्या है, तो आयुर्वेद तो क्या कह रहा है कि प्रकृति के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारी प्रकृति भी सही रहेगी और खुद की भी प्रकृति सही रहेगी। अभी हमें यही नहीं पता है कि हमारी खुद की प्रकृति बाहर की प्रकृति से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही हमारे अंदर घटित होगा। जब बाहर का इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा तो हमारा खुद का भी बिगड़ेगा, ठीक। बोलेंगे मोनिका में कुछ कहें। मैम, जैसे शरद वाले जो होता है उसमें अमल की जो अधिकता होती है, इसी वजह से शायद ये कि नवरात्रि का फास्टिंग और ये सब भी हमारे उसमें जो है, ये मतलब इसी बिल्कुल तरह से सही बात डिजाइन है। है छः कि कम महीने खाएंगे तो एसिडिटी का उससे 6 महीने में जो नवरात्रि, जितने भी हमारे आयुर्वेद में शंख प्रक्षालन जैसी प्रक्रियाओं के लिए 2 मौसम बने हैं, दोनों नवरात्रि से पहले का। क्यों किया जाता है? और कहा जाता है जैसे ही नवरात्रि आए तो उसमें व्रत रहना है, तो हम लोगों ने व्रत को भी इतना अच्छा अपने अनुसार उसको मैनेज कर लिया है कि थाली स्पेशल हो गई है उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या था, हमारे शरीर के का शुद्धिकरण था, सफाई के लिए था। तो उससे पहले क्या था कि पहले हम अपने शरीर का पूरा हड्डियों या जो भी हम जिस फॉर्मेट में भी हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहें, आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार, हड्डियों के अनुसार, पहले उसे कर लें। और फिर हम कैसी डाइट लें जिसमें ऑयल भी ना हो, चीनी भी ना हो, ऐसी डाइट लें, ठीक है। तो वो फ्रूट डाइट हो गई, शहद नींबू वाला पानी हो गया, इस तरह का भोजन लेना था। तो अब ये हम ही लोग ने अपने अनुसार जब मैनिपुलेट कर लिया है तो उसी के अनुसार हमको फल मिल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलेंगे हिमांशु। यस मैम, ये हमारे जैनिज्म में भी इसी समय फास्टिंग होता है 9 डेज का, बिना मतलब कोई चिकना नहीं, विदाउट ऑयल घी वगैरह, कोई विगह नहीं, और नमक भी नहीं लेते, मीठा भी नहीं लेते। नवरात्रा के दिनों में देता है, दोनों नवरात्रा में, चैत्र में रवि, सेम तो चीज, ये बिल्कुल 9 सही डेज बात का। है। जब व्रत में नमक भी ना लें और चीनी भी ना लें। जब कभी हमने बहुत टाइम ऐसा व्रत रखा, अभी फ़िलहाल तो नहीं रखते हैं इस तरह का क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं चीज़ों का। पर कभी एक लंबे समय ऐसे व्रत रखा है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि पेट आपका, पता है, केवल 10 सेकेंड्स में आंतों की सफाई हो जाती है। ये उसका रिजल्ट होता है।
और आप बिल्कुल दुबले पतले लगेंगे, लेकिन आपका जो स्टेमिना होगा वो इतना होगा कि अगर आपको 2 कुंटल का भी वजन मेरा 50 है और अगर मैं 1 कुंटल का सामान दे, हमने बिल्कुल सब ट्राई करके देखा क्योंकि हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन पसंद है, तो पैरों से भी खिसका कर देखा है, इतना स्टेमिना बॉडी में डेवलप होता है। बोलेंगे हिमांशु? मैम हमारे एक गुरु आचार्य श्री है, गुजरात गिरनार पे 10,000 से ज्यादा कर चुके, 10,000 डेज से भी ज्यादा एक टाइम खाना खाते हैं, ऐसा ही, ना कोई चिकना, ना मीठा, ना फ्रूट, ना वनस्पति, कुछ भी नहीं, सिर्फ अन्न पे जीते, नॉर्मल अन्न, वो भी मीठा चिकना विगई नहीं, कुछ भी नहीं। 10,000 डेज से भी ज्यादा हो चुका है। पहाड़ों पे है, नीचे आते हैं, चढ़ते हैं। गुजरात में एक जूनागढ़ पे गिरनार है, वहां पे उनको इतना टाइम हो चुका है। फेमस है जूनागढ़ की, ठीक, जूनागढ़ गिरनार। तो ये क्या है, ये सच बात है। तो इसलिए क्या है कि जब हम अपना डाइट को ठीक रखते हैं, क्योंकि हमें अभी लगता है जितना हम भोजन करेंगे उतना हम मजबूत होंगे। रियलिटी ये है कि भोजन करने से मतलब नहीं है, वो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और शरीर से सही समय पर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम अच्छे से अच्छा खाते हैं, उनका ये दिमाग काम नहीं कर रहा है अच्छे से अच्छा खाने से मतलब उसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं कि नहीं, और सही समय पर शरीर से बाहर हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है वेस्ट मटेरियल, तब हम कहेंगे कि भोजन का पूरा जो एक सर्कल है वो कंप्लीट हुआ। बोलेंगे दिव्या? मैम जब हम गुरुजी के पास गए हैं तब से लगभग दोपहर तक या शाम तक हम अनफायर्ड ही खाते हैं और एक टाइम ही भोजन रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी फ्रूट डाइट बनती है। गुरु जी का वही मिलता है, जब जाओ वही खाने को मिलेगा। भोजन रहता है। नहीं, उनके यहाँ की डाइट बहुत अच्छी है। हम तो जब दिव्या गए हैं ना तो हमको आराम से जब रुके हैं तो हमने वही भोजन किया है। तो सच में ये इसका बहुत फर्क पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोषों का चय, प्रकोप और शमन। इसका स्क्रीनशॉट सब ले लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 10 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये आना ही आना है, ठीक है। दोषों का चय, प्रकोप और शमन, अर्थ समझ में आ गया? चय का मीन्स हो गया, चय का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? एक प्रकोप हो गया, एक शमन हो गया। तीनों का अर्थ किसको समझ में आ रहा है? क्या अर्थ हुआ इन तीनों का? चय का मतलब कि किस ऋतु में ये सबसे ज्यादा एग्रीवेट होते हैं? सिलेक्शन, मतलब जो पचने में ठीक है, चय। प्रकोप का मीन्स हो गया, एक हो गया नॉर्मल है, एक हो गया किसी चीज़ का प्रकोप बढ़ गया, एक हो गया उसका शमन हो गया। तो किसी ऋतु में वो चीज़ हम खाते हैं, किसी में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और किसी में वो शांत हो जाते हैं, ठीक। एक बार हमने भोजन किया, अब भोजन का जो रिजल्ट है वो अगर हमने भोजन ठीक नहीं था तो उसका नुकसान भी होगा, फिर नुकसान का भी एक समय होता है, उसके बाद शांति भी आ जाएगी, ठीक। अब देखते हैं इसको एक पूरे चार्ट में समझते हैं। 3 हमारे जो दोष हैं, वात कब बढ़ रहा है, वात दोष जो है हमारा कब कलेक्ट हो रहा है, वात दोष कब कलेक्ट हो रहा है? ग्रीष्म में। प्रकोप कब होगा उसका? वर्षा ऋतु में। वात क्या होता है? जब ठंडा वो होती है, गर्मी होती है, तो सबसे अधिक हम लोग ठंडा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो ठंडा क्या करता है? वात रोगों के लिए एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट हो रहा होता है। तो वात कलेक्ट कब हो रहा है? ग्रीष्म ऋतु में। और प्रकोप कब हो रहा है उसका? वर्षा ऋतु में, सबको पता है, ठीक है। दिक्कत समस्या होती है। फिर उसका शमन कब होगा? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में वात वाली समस्या कम हो जाएगी। फिर दूसरा देखिए, पित्त का जो देख रहे हैं, पित्त में क्या है कि पित्त जो है हमारा वो, एक मिनट स्क्रीन शेयर हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वात दोष है हमारे, वो ग्रीष्म में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। या जो कुछ हम खा रहे हैं उससे वात हमारा बढ़ रहा है, कलेक्ट हो रहा है। प्रकोप मीन्स जब वर्षा ऋतु आएगी तब वो प्रॉब्लम देगा। फिर जो शमन कब होगा? शांत होगा शरद ऋतु में। पित्त में देखें, पित्त कब बढ़ता है? वर्षा ऋतु में।
पित्त इकट्ठा होता है। फिर शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। अभी हमने बताया कि सबसे अधिक फीवर कब आता है, शरद ऋतु में। तो पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है। पित्त शमन कब होता है, हेमंत ऋतु में, जब बहुत ठंड बढ़ जाती है। फिर कफ को देख रहे हैं, कफ जो हमारा हेमंत ऋतु में कलेक्ट हो रहा है ठंड में, वसंत ऋतु में उसका प्रकोप बढ़ रहा है। फिर ग्रीष्म में जैसे गर्मी आएगी तो कफ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका होगा। तो ये क्या, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस ऋतु में कौन सी चीज़ कलेक्ट हो रही है, क्षय हो रही है, इकट्ठा हो रही है, किसमें उसका प्रकोप होगा, बढ़ेंगे वो, और कब वो शांत हो जाएंगे। बोलेंगे सीमा में कुछ कह रहे? दीदी इनका वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है, शमन और शमन का मतलब जयंत शांत होना, शमन का मतलब शांत होना, खत्म होना, रुक जाना। अच्छा। ठीक है। प्रकोप का मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, क्षय का मतलब कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। ठीक है, बोलेंगे पूर्णम? ऐसा क्या कर सकते हैं कि जैसे सपोज बात की अगर हम बात करें, वो ग्रीष्म ऋतु में इकट्ठा हो रहा है अगर, और फिर प्रकोप उसका वर्षा ऋतु में पता चलेगा आपकी बॉडी में, तो हम ऐसा क्या करें कि वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप ना बढ़े। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ग्रीष्म ऋतु में पानी जो पीना है वो नॉर्मल टेम्परेचर का पिए। जो भी फल फ्रूट्स कुछ भी है सब नॉर्मल टेम्परेचर का लें। ठीक है। और भोजन जो है वो फ्रिज में रखा हुआ खाना छोड़ दें तो वात की कम से कम 40% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। फ्रिज में रखा हुआ जो भोजन है, गर्मी में भी हम क्या कर रहे हैं, जब भोजन को बाहर बनाकर रखते हैं तो वो 4 घंटे के बाद वो खराब होना शुरू कर देता है 5 घंटे में, और फ्रिज में हम उसको सुबह का रख करके रात को ले रहे हैं, तो ये भोजन वात को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। ठीक है। तो ऐसी सभी जगह हैं। जैसे वर्षा ऋतु है, इसमें क्या हो रहा है, पित्त बहुत बढ़ रहा है। लोग बोलते हैं ना, वो सबसे अधिक पकौड़े और चाय इसी में लेते हैं, तो पित्त वहाँ बढ़ रहा होता है आराम से। फिर वो जो चाय पकौड़े शरद ऋतु में निकलते हैं आकर। ठीक है। तो वहाँ क्या करें, अगर हमें लेना भी है तो ये देखें कि हमारा पेट साफ हो रहा है कि नहीं वर्षा ऋतु में, या हमने जब चाय पकौड़े ऐसे चीज़ें ली भी हैं तो कुछ फाइबर वाली, जैसे भुने चने हो गए, इस टाइप की भी चीज़ें बराबर लें, ताकि पेट हमारा सही ढंग से यदि साफ होता रहा तो, या बड़ी आंत की गंदगी हट गई तो पित्त नहीं बढ़ेगा। फिर देखते कफ का, हेमंत ऋतु में क्या है, कफ में हम सब चीज़ें खा रहे हैं, जो आंवला नींबू है उसको अवॉइड कर रहे हैं। आंवला यदि सही मात्रा में आप पूरी ठंड लेते रहें, और नींबू का या नींबू शहद लेते रहें, गर्म पानी में या नींबू की चाय लेते रहें, आप देखें कफ की समस्या कम से कम होगी। ठीक है। तो ये हमने क्या देखे, दोषों का चय कब हो रहा है, कब दोष इकट्ठे हो रहे हैं, कब उनका प्रकोप हो रहा है, कब शमन और शांत हो रहे हैं। बस 1 मिनट और बचा है, नहीं 1 मिनट नहीं 5 मिनट है भी। फिर है अधारणी वेग। हमारे अधारणी वेग में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखते हैं हम लोग। अधारणी वेग हमारे कितने प्रकार के हैं टोटल? 30 है। उसमें से सबसे पहले क्या है, मूत्र। हम लोग कई बार टॉयलेट आती है तो कहीं, फीमेल का तो मोस्टली हो जाता है, वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी हैं तो फिर उन्हें लगता है कोई ऐसा काम है या सही जगह नहीं है, तो अच्छा हम थोड़ी देर के बाद यूरिन को पास आउट करेंगे, तो ये कई समस्याओं को जन्म देता है। उसमें से हमारा सिर दर्द भी हो गया, लीवर पर भी उसका इफेक्ट आता है, किडनी पर भी आता है, और कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो किडनी के स्टोन है उसमें से एक छोटा सा कारण ये भी है। इसके बाद पुरीश, मतलब जब हमें स्टूल पास करने का, हमको ब्रेन से, बॉडी से एक हमको फीलिंग आ रही है, सेंसेशन आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें वो पास आउट करना चाहिए उस टाइम पे। नेक्स्ट है वीर्य। वीर्य वाली जो समस्याएं हैं, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पहले तो हम कोशिश करें कि सही समय पर इनका सदुपयोग करना आना चाहिए, और दूसरा क्या है कि ये भी पता हो हमें कि ये चीज़ें अगर हमारे अंदर बहुत तेज़ी से आ जाएं और फिर हम उनको रोकते हैं ऐसी फीलिंग्स को, तो वो कहीं ना कहीं एग्रेशन का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए हम सही ढंग से अपने आसन प्राणायाम के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में रखें और सही समय पर इनका सदुपयोग करें। नेक्स्ट है अपान वायु। अपान वायु क्या है, हमारी जो हमारी गैस है वो हमारे शरीर से हमें सही समय पर पास आउट कर देना चाहिए।
वमन, यदि हमें वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत हो रहा है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ दवाएं खाकर वॉमिटिंग सेंसेशन को रोक रहे होते हैं। वॉमिट आ रही है और हम लगातार ऐसी दवाएं ले रहे हैं कि वॉमिट ना आए। कभी ऊपर पहाड़ियों पे जा रहे हैं, पहले से दवा लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक बीमारी के रूप में फिर या रोग के रूप में जन्म ले लेंगे। तो इनको भी नहीं रोकना। छींक आ रही है तो कई बार हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारी नाक जो है नॉस्ट्रिल्स हैं उनके छिद्र उसको बाहर फेंकना चाह रहे हैं, हम छींक को रोक ले रहे हैं, तो छींक को भी नहीं रोकना। उद्गार का मीन्स हुआ कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें व्यक्त करना है पर हम कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने एकदम से रोक लिया, वो भी ठीक नहीं। जमवाई अगर आ रही है तो उसे हमें लेना है, रोकना नहीं है। भूख, यदि सच में हमें भूख लगी है, रियल वाली भूख, तो हम उस समय भोजन लें, नहीं लेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप होंगे। प्यास, पानी अगर सही समय पर हमने नहीं पिया, अगर बहुत प्यास को रोका तो हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो एक थकान महसूस होनी शुरू हो जाएगी। आइज़ में भी वीकनेस फील होगी, जीभ जो है वहाँ ड्राइनेस फील होगी जब प्यास लगी और हम उसको रोक रहे हैं। और बीपी पर भी, जो हमारा बीपी हाई और लो है, उस पर भी एक इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आंसू। जब आपको लगे कि हमें रोने की इच्छा हो रही है और आप आंसुओं को रोक लेंगे तो आप समझना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितने तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे और ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर है निद्रा। नींद के समय हम सो जाएं, कई बार हमें अचानक से नींद आ रही होती है पर बहुत काम होता है तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं। अब कहीं हम लोग प्रोफेशनल जॉब में हैं तब तो कोई बात नहीं, तब भी हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ मिनट्स के लिए अपनी आंख बंद करके सीधे होकर बैठ जाएं। आप देखेंगे विदिन 10 to 15 मिनट्स में आप नॉर्मल फील करेंगे। लेकिन आपने नींद को इतना अवॉइड कर रखा है कि आप ना बैठ रहे हैं, ना लेट रहे हैं, ना आँख बंद कर रहे हैं, तो फिर ये नींद हमें एक समस्या के रूप में सामने आएगी। कई बार हमारी जो हमारा लर्निंग पावर है, मेमोरी पावर है, ये सब थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। ग्रेस्पिंग पावर है, जो हमारे किसी चीज़ को लेने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है श्रम के कारण उत्पन्न श्वास प्रश्वास। यदि बहुत थकान लग रही है तो श्वास प्रश्वास यदि बहुत तेज हो रहा हो तो उसको रोके नहीं, बराबर आराम से लें। तो ये क्या है, ये जो है हमारे अधारणी वेग हैं कि इनको जब भी कभी हम फील करें तो क्या करना है कि इनके साथ हमें ये नहीं करना है कि इन्हें रोकना है, इन्हें प्रॉपर सही समय पर सही जगह पर जैसा जो भी है उसको अपने शरीर से उसे बाहर करना है, या उसके लिए हमें एक व्यवस्था के साथ उनको देखना है कि कैसे मैनेज करें। तो ये हमने क्या देखा, आयुर्वेद से संबंधित अधारणी वेग, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके बाद जो चीज़ें हैं उनको कल देखेंगे, हो सकता है कल पूरी हो जाए क्लास, क्योंकि अब थोड़े से इजी हम लोग पढ़ेंगे, और नहीं हुई तो परसों लेंगे। ठीक, बोलेंगे दिव्य? मैम ये जैसे आपने 13 अधारणी वेग बताए, ऐसे ही गुरुजी ने अपनी बुक में धारणी वेग भी बताए हैं। धारणी वेग दिव्य लिख के भेज देना इसमें, ठीक है? इसी का अपोजिट कर लो या फिर कुछ और अच्छी चीज़ें भी इसमें ऐड हो रही हैं धारणी वेग में, ठीक है? तो वो कर देना, उसको ऐड करके भेज देना हमको, तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? ठीक, बोलेंगे इस सीमा में, बस फिर शांति पाठ करते हैं। नहीं दीदी, वो पहले का ही होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए अब एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि हिमांशु और क्या बोलते हैं मानसी, सब लोग फॉर्म फिल कर देंगे। जितने लोग हैं, हेमलता मैम सबको बोल रहे हैं, सब फॉर्म फिल करना है सभी को, प्लस में अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये मानकर चलेंगे कि आपके पास 40-50 डेज हैं, उसमें हमें अपने आप को पूरी तैयारी करनी है। तो ये आयुर्वेद वाला जो 7th, 8th, 9th और 10th, फर्स्ट सेकंड 6 यूनिट को फाइनल करके चलेंगे। इसके लिए ये नहीं बैठेंगे कि अभी हमें रिवीजन करवाना है, ये आप अपने से करके रखेंगे। हिमांशु, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा पार्ट देखना है, ठीक है? आप लोग को उतना डीप में नहीं पढ़ना है, अभी तो आपके लिए पूरा टाइम है, आप लोग तो एमए में पढ़ रहे हो, लेकिन उसको इतना पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक? इसके अकॉर्डिंग चलो सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, और सबको पेपर डेली सॉल्व करना है, एक सब्जेक्ट वाला और एक फर्स्ट पेपर।
ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय. प्रणाम दीदी। प्रणाम नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम.